नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, श्री राधेश्याम आर मुरारका, गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी से संबंधित विषय इकोसिस्टम के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। इससे पूर्व के लेक्चर्स में हम इकोलॉजी की जो बेसिक्स हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। इकोलॉजी की सिग्निफिकेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और इसके साथ ही विभिन्न जो टर्मिनोलॉजी इकोलॉजी में प्रयुक्त होती हैं उसके बारे में हम चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक इकोलॉजी से संबंधित, जिसे हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले ये टर्म किसने दी थी? एजी टेंसले 1935 उन्होंने इस टर्म को सबसे पहले प्रपोज किया था और उन्होंने इसको डिफाइन भी किया था, द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के जितने भी जैविक या अजैविक घटक हैं उनके इंटीग्रेशन या इंटरेक्शन के फलस्वरूप जो सिस्टम बनता है, तंत्र बनता है, उसे हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, यानी एक विशेष प्रकार के पर्यावरण में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है वो रहता है और इस एनवायरनमेंट के साथ क्रिया करता है, तो उससे बनने वाला जो सिस्टम या तंत्र है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम दो वर्ड्स से मिलकर के बना है। यहाँ पर इको इम्प्लाइज द एनवायरनमेंट, इको प्रदर्शित करता है एनवायरनमेंट को, और जो सिस्टम है इट इम्प्लाइज एन इंटरेक्टिंग इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से इकोसिस्टम, जिसका अर्थ है कि जहाँ पर जैविक और अजैविक घटक आपस में अंतर क्रिया करके एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इकोसिस्टम का कंसेप्ट नया नहीं है, ये इससे पूर्व भी कई वैज्ञानिकों ने इसके लिए पैरेलल टर्म्स दी थी, अलग अलग परिभाषाओं से इसे, अलग अलग शब्दों से इसे दिया था। तो पैरेलल टर्म्स कौन कौन सी हैं इकोसिस्टम की? 1877 में कार्ल मोबियस ने इसे बायोसिनोसिस कहा, 1887 में एस.ए. फोर्ब्स ने इसका नाम दिया माइक्रोकॉज्म, फ्रेडरिक्स ने 1930 में इसे होलोसीन, थिनेमैन ने 1939 में इसे बायोसिस्टम कहा, वर्नर्सकी ने 1944 में इसे बायो इनर्ट बॉडी का नाम दिया। तो इनमें से कई बार पूछा जाता है माइक्रोकॉज्म किसने दिया या बायोसिनोसिस इकोसिस्टम का ये नाम किसने दिया। तो कुछ महत्वपूर्ण पैरेलल टर्म्स हैं जो इकोसिस्टम टर्म से पहले भी दी गई थी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम या काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है इकोसिस्टम क्या है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि जैविक और अजैविक घटकों के अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप जो तंत्र बनता है वो इकोसिस्टम कहलाता है। तो अब इनकी जो अंतर क्रिया होती है उसके फलस्वरूप एक तो नेचर में अपने आप घटित होने वाला है या फिर ये मैन इंजीनियर्ड भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पर इकोसिस्टम को हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। पहली टाइप कहलाती है नेचुरल इकोसिस्टम या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो इकोसिस्टम है नेचुरल कंडीशंस में पाए जाते हैं और यहाँ पर मनुष्य की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। तो दीज ऑपरेट बाय देमसेल्व्स अंडर नेचुरल कंडीशंस विदाउट एनी मेजर इंटरफेरेंस बाय मैन। अब हैबिटेट के बेस पर इन नेचुरल इकोसिस्टम को फर्दर क्लासिफाई किया है, यानी आवास के आधार पर। हम इसके आवास के आधार पर, ये अगर लैंड से रिलेटेड है तो इसे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, और यदि वाटर से रिलेटेड हैं तब हम इसे एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। तो नेचुरल इकोसिस्टम को आगे फिर से दो भागों में बांटा गया है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज वेल एज एक्वेटिक इकोसिस्टम। पहला हम लेते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये लैंड से रिलेटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल बनाते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हो बहुत सारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो कि नेचुरल इकोसिस्टम की, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एक टाइप है, वो दिखाई दे रही है। दूसरा नेचुरल इकोसिस्टम का दूसरा पार्ट है
एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो टेरेस्ट्रियल या स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम या जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम वाटर से रिलेटेड होता है। इसको आगे हम फिर से दो टाइप में बांट देते हैं। एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, यानी जिसमें साल्ट की मात्रा बहुत कम होती है या नहीं होती, तो उसे हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। और दूसरा मैराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को भी आगे फिर से डिवाइड किया जाता है और इसे हम लोटिक एंड लैंटिक इकोसिस्टम में बांटते हैं। यदि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर जो सोर्सेज हैं वहाँ रनिंग वाटर पाया जाता हो, जैसे कि रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग एट्सेट्रा, तो तब हम इसे लोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। यदि पानी के जो सोर्सेज हैं वो ठहरा हुआ है, वहाँ पर पानी जैसे पॉन्ड, लेक, पूल, स्वाम्प, दलदल वगैरह पाई जाती है, तो ऐसी जगह पर यदि पानी स्थिर रहता है तब उस स्थिति में हम इसे लैंटिक इकोसिस्टम कहते हैं। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम आगे फिर से दो पार्ट से बांट देते हैं, लोटिक एंड लैंटिक। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम दो पार्ट्स में बटा होता है, फ्रेश वाटर एंड मैराइन। फ्रेश वाटर को फिर से हम दो में बांटते हैं, लोटिक एंड लैंटिक। मैराइन वाटर इकोसिस्टम, ये इसके एग्जांपल बनाते हैं, सी, ओशन, स्ट्रीज आदि, ये सब मैराइन वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। नेचुरल इकोसिस्टम के अलावा जो दूसरे इकोसिस्टम की टाइप है वो कहलाती है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसे मैन मेड इकोसिस्टम या मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि दीज आर क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय मैन। ये मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और उसके द्वारा ही ये रेगुलेट होते हैं बाय एडिशन ऑफ एनर्जी एंड प्लांट मैनिपुलेशन। वो योजनाबद्ध तरीके से इसका निर्माण करता है और इसको मेंटेन रखता है। यहाँ पर जो नेचुरल बैलेंस है वो बिगड़ता रहता है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जांपल में हम ले सकते हैं गार्डन्स, पार्क्स, जू, एक्वेरिया, सिटी जैसे अर्बन इकोसिस्टम है, विलेज रूरल इकोसिस्टम है, ग्रीन हाउसेस, क्रोपलैंड्स या फील्ड्स, पैडी फील्ड्स हैं या मेज फील्ड्स हैं, वीट के फील्ड्स हैं। तो ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को हमने दो भागों में बांटा, पहला नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल को फिर से हमने दो में बांट दिया, एक तो टेरेस्ट्रियल और दूसरा एक्वेटिक। एक्वेटिक को फिर से हमने दो भागों में बांटा, एक तो फ्रेश वाटर और दूसरा मैराइन। फ्रेश वाटर को हमने फिर से दो भागों में बांट दिया, लैंटिक एंड लोटिक। तो ये तो था टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली बात तो है द इकोसिस्टम इज ए मेजर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है इकोलॉजी की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोलॉजी का। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू इट्स स्पीसीज डाइवर्सिटी। जो इकोसिस्टम की संरचना होती है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी से संबंधित होती है। जितना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स होगी स्ट्रक्चर, उसमें उतनी ही हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाएगी, और जितनी जैव विविधता अधिक होगी उतना ही स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है। तो ये तो स्ट्रक्चर की बात है। स्ट्रक्चर सिंपली स्पीसीज डाइवर्सिटी से रिलेटेड होती है। जिसका फंक्शन है वो उस इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो और मटेरियल साइकिल्स इनसे रिलेटेड होता है। तो यहाँ जब भी आपको ये स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करें, यदि हम इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर में हमें ध्यान रखना है उसमें पाई जाने वाली स्पीसीज डाइवर्सिटी, या हम कह सकते हैं कि साथ ही जो उसके अजैविक घटक है, तो जैविक और अजैविक घटक मिलकर के किसी भी इकोसिस्टम की संरचना बनाते हैं। और जब हम उसके फंक्शन की बात करते हैं तो एनर्जी फ्लो और मटेरियल साइकिल्स जो उसमें प्रवाहित होते रहते हैं वो उसके फंक्शंस बनाते हैं। Young ecosystems develop and change from less complex to more complex ecosystems through the process called succession. Succession हम पूर्व में टर्मिनोलॉजी में ले चुके हैं। अनुक्रमण यानी नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक ही जगह पर बार बार जो कम्युनिटी हैं एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं। तो इसी तरह से
यंग इकोसिस्टम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह से प्रत्येक इकोसिस्टम का अपना खुद का एनर्जी बजट होता है और साथ ही लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन में जो अडेप्टेशन है, ये किसी भी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। यदि उनमें अडेप्टेशंस नहीं आती तो वो जो बायोटिक कंपोनेंट हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो नष्ट हो सकते हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम की संरचना किससे बनी होती है। तो इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र हैज़ टू मेजर कंपोनेंट्स। ये इसमें दो मुख्य घटक पाए जाते हैं जिसे हम एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स या अजैविक घटक, नाम से स्पष्ट है कि इसमें जीवित कोई भी ऑर्गेनिज्म शामिल नहीं होता है। तो अजैविक घटक अब किस किस से मिलकर बनते हैं, हम इसे फिर से 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या अकार्बनिक पदार्थ। तो इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स शामिल होते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स के रूप में यहाँ पर फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा पाए जाते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के सिंथेसिस में यूज होते हैं और साथ ही मटेरियल साइकिल्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये मैक्रो एंड माइक्रो में बांटे जा सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम शामिल करते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, ये और इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्लोरोफिल भी इसमें आता है। तीसरा इसका जो एबायोटिक कंपोनेंट का घटक है वो क्लाइमेटिक रिजाइम कहलाता है। तो यहाँ पे सभी क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एयर, वाटर, सोयल, टेम्परेचर, लाइट, पीएच, ह्यूमिडिटी, विंड एक्सेट्रा, ये सभी फैक्टर यहाँ पर क्लाइमेट रिजाइम बनाते हैं या अजैविक घटक का निर्माण करते हैं। तो अजैविक घटक बने होते हैं अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और क्लाइमेटिक रिजाइम से, तो जिसमें क्लाइमेटिक फैक्टर शामिल होते हैं या पर्यावरणीय कारक जो हैं वो शामिल होते हैं। तो ये सब मिलकर के अजैविक घटक का निर्माण करते हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इज characterized by the organization of both biotic and abiotic components. This includes the distribution of energy in our environment. It also includes the climatic condition prevailing in that particular environment. तो एबायोटिक कंपोनेंट ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। एयर, वाटर, सोयल, मिनरल, सनलाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स, विंड, एल्टीट्यूड, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो इंटररिलेटेड होते हैं इकोसिस्टम में, एक दूसरे से क्रिया करते रहते हैं। ओपन सिस्टम होता है, एनर्जी और कंपोनेंट्स ये फ्लो कर सकते हैं बाउंड्रीज के थ्रू। अब हमने बात करी अजैविक घटकों की जिसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे कि कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, किसी भी दिए गए समय पर किसी इकोसिस्टम में इन नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की मात्रा या अकार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा होती है वो स्टैंडिंग स्टेट कहलाती है। इसी तरह से दिए गए समय पर जब हम किसी इकोसिस्टम में बायोमास की मात्रा ज्ञात करते हैं तब ये स्टैंडिंग क्रोप कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, अक्सर इनमें डिफरेंस भी पूछा जाता है या इनकी परिभाषा पूछी जाती है। स्टैंडिंग स्टेट किसे कहते हैं या स्टैंडिंग क्रोप किसे कहते हैं, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। स्टैंडिंग क्रोप किसी भी इकोसिस्टम में दिए गए समय पर अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा स्टैंडिंग स्टेट को निरूपित करती है। किसी दिए गए समय पर यदि हम जैव भार नापते हैं तब वो उसकी स्टैंडिंग क्रोप को दर्शाता है। तो इस स्टैंडिंग क्रोप को हम फ्रेश वेट, ड्राई वेट या फ्री एनर्जी के रूप में ज्ञात करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कंपोनेंट इकोसिस्टम के एक ग्राफिक, इसमें लीनियर अरेंजमेंट है। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को हम दो भागों में बांटते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में हम शामिल करते हैं
फिजिकल फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फिजिकल फैक्टर में हम वो सभी जो एनवायरनमेंट के कारक हैं वो यहाँ भी शामिल होते हैं, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, पीएच, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में यहाँ पर जो CHONPS ये डिफरेंट जो मटेरियल साइकिल्स में शामिल होते हैं वो सभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंतर्गत आता है प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सब मिलकर के फिजिकल फैक्टर्स या जिसे हम क्लाइमेटिक डिज़ाइन भी कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये मिलकर के एबायोटिक कंपोनेंट या इकोसिस्टम के अजैविक घटक को बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की या जैविक घटक की। तो जैविक घटक में हम शामिल करते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। उत्पादक, उपभोक्ता और जो डीकम्पोजर्स हैं उनको डीकम्पोज करते हैं, इसे हम कहते हैं जैविक, ये माइक्रो कंज्यूमर भी कह सकते हैं इनको। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पदार्थ हैं उनको सरल घटकों में तोड़ देते हैं, तो अपघटक इसे कहा जाता है। तो इकोसिस्टम का अजैविक घटक हमने पढ़ लिया। अब हम चर्चा करेंगे जैविक घटक की या बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो किसी भी एनवायरमेंटल सिस्टम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है वो बायोटिक कंपोनेंट बनाता है। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस जैविक घटक को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफिक यानी अपना भोजन खुद बनाने वाले, और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक विषमपोषी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं, तो वो हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट को हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो भागों में बांटते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट में हम शामिल करते हैं सभी ग्रीन प्लांट्स को जो सन की रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल करके फूड के रूप में स्टोर करते हैं, जिस पे संपूर्ण प्रकृति उसी पर ही आधारित होती है। तो ये केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। इसके साथ कीमोसिंथेटिक एक्टिविटी के द्वारा जो बैक्टीरिया हैं वो भी भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें भी हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट जो हैं वो ग्रीन प्लांट से बनते हैं और यहाँ पर सन एनर्जी की को फिक्स करके वो भोजन का निर्माण करते हैं। जो हेट्रोट्रॉफिक कंपोनेंट हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और सभी जो एनिमल्स हैं वो विच टेक फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स, ये ऑटोट्रॉफ्स पर ही आधारित होते हैं भोजन के लिए। तो अब बायोटिक कंपोनेंट को हम तीन टाइप में बांट सकते हैं, आगे तीन घटकों में बांट सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। डीकम्पोजर्स को हम रिड्यूसर्स भी कह सकते हैं, इन्हें हम ट्रांसफॉर्मर्स भी कहते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र में देख रहे हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल जो बनाते हैं। सबसे पहला जो स्तर है वो प्रोड्यूसर से बनता है। इन प्रोड्यूसर्स पे जो डिपेंड रहते हैं उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स शामिल होते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले जो जीव हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। तो ये हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स बनाते हैं। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स पर जो जीव डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए उन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं उन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं। तो इस तरह से हम ट्रॉफिक लेवल में देख सकते हैं कि डिफरेंट प्रकार के जो स्तर हैं वो हमें दिखाई देते हैं, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। तो अब हम डिटेल में लेते हैं इन्हें। तो सबसे पहला जो स्तर है वो प्रोड्यूसर्स कहलाता है, इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये ऑटोट्रॉफ वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है और दो शब्दों से मिलके बना है। यहाँ पर ऑटो का मतलब है सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब है फूड। तो यहाँ अपना भोजन जो खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल और एनर्जी सोर्सेज की सहायता से। इन प्रोड्यूसर्स को हम दो मेजर क्लासेस में बांट सकते हैं।
एक तो कहलाते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ्स। जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गी और कुछ बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफ्स, इसमें कुछ मिथेनोजेंस शामिल होते हैं, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो ये मिथेन बनाते हैं और इन्हें कीमो ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। तो प्रोड्यूसर्स का मतलब है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो एनर्जी स्टोर की जाती है, यानी जो रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, उसका कुछ भाग तो ये प्रोड्यूसर्स काम में लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, लेकिन जो बाकी बचा हुआ भाग है वो इन प्लांट पार्ट्स में स्टोर्ड हो जाता है। दूसरा जो जैविक घटक है वो कहलाता है कंज्यूमर्स, कंज्यूम करना। तो यहाँ पर एनिमल्स आते हैं, ये इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये प्रोड्यूसर्स पर ही अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। इन्हें हिट्रोट्रोफ्स भी कहा जाता है। हिट्रोस मीन्स अदर एंड ट्रोफ्स मीन्स फीड, फीडर या फीड करने वाला। तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इन कंज्यूमर्स को हम 4 टाइप में बांट सकते हैं। पहला हर्बीवोर्स, जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर्स। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होते हैं। अब इन प्लांट्स को जो खाते हैं उसे हम हर्बीवोर्स भी कह सकते हैं या हम उसे प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। यानी प्लांट्स प्रोड्यूसर्स को खाने वाला सबसे पहले जो कंज्यूम करेगा वो प्राइमरी कंज्यूमर है, और जो प्लांट्स को खाएगा उसे हम हर्बीवोर्स भी कह सकते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स, इन दोनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं या प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, इन्हें हर्बीवोर्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल रैबिट, डियर, गोट, कैटल एट्सेट्रा, ये सब हर्बीवोर्स बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स और फिर उसके बाद सेकंड जो लेवल आता है ट्रॉफिक लेवल, वो कहलाता है कंज्यूमर्स। इन कंज्यूमर्स को भी हम आगे फिर से डिवाइड करते हैं, हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी जो प्रोड्यूसर्स को खाने का काम करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऐसे एनिमल जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, इन्हें हम प्राइमरी कार्निवोर्स भी कह सकते हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी पहले कंज्यूमर को खाने वाला। पहला कंज्यूमर कौन था? प्रोड्यूसर्स का पहला कंज्यूमर था हर्बीवोर्स। तो उस हर्बीवोर्स को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कैट, फॉक्स, स्नेक, वॉल्स एट्सेट्रा। फिर है टर्शरी कंज्यूमर्स या टॉप कार्निवोर्स। तो इसे प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे, और अब टर्शरी कंज्यूमर हैं, यानी कार्निवोर्स को भी खाने वाले। प्रोड्यूसर्स को खाया हर्बीवोर्स ने, हर्बीवोर्स को खाया प्राइमरी कार्निवोर्स ने, और प्राइमरी कार्निवोर्स को अब खाते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स या फिर हम कह सकते हैं टॉप कार्निवोर्स। तो इसे टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, और ये काफ़ी बड़े साइज के होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने का काम करते हैं, उन पर डिपेंड रहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जैसे लॉयन, टाइगर, हॉक, वल्चर्स, काइट एट्सेट्रा। फिर इस कैटेगरी में आते हैं ओमनीवोर्स, यानी जो सर्वाहारी हैं। वो प्लांट्स भी खाते हैं, उसी तरह से वो फ्लैश भी खाते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाने का काम करते हैं, इसे ओमनीवोर्स कहते हैं। और कौवा, भालू, मनुष्य, ये इसके एग्जाम्पल बनाते हैं। तीसरा जो ट्रॉफिक लेवल है इसका, वो बनता है डीकम्पोजर्स से। डीकम्पोजर्स या माइक्रो कंज्यूमर्स, इन्हें ट्रांसफॉर्मर्स भी कहा जाता है। दे आर सेप्रोट्रोफ्स, यानी ये मृतोपजीवी होते हैं। सेप्रो मीन्स रोटन एंड ट्रोफोस मीन्स फीडर। सड़े हुए पर जो फीड करने वाले हैं उन्हें डीकम्पोजर्स कहा जाता है। तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज के सदस्य, फंजाई आदि शामिल होते हैं। ये डेड रिमेन्स ऑफ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर, जो उत्पादक हैं या जो उपभोक्ता हैं, उनकी डेथ होने के बाद उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ये सरल घटकों में तोड़ देते हैं, और ये सरल घटक
फिर से शामिल हो जाते हैं मटेरियल साइकिल्स में और इस तरह से फिर से एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं। तो इस डिकम्पोजिशन के दौरान जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो रिलीज होते हैं और ये फिर से रीयूज किए जा सकते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर से मिलकर बना है। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा इकोसिस्टम की टाइप्स और उसकी स्ट्रक्चर। तो एक बार फिर से इसके समराइज करते हैं इसको। तो इकोसिस्टम जो टर्म है वो एजी टेंसले ने दी थी। उन्होंने इसको डिफाइन भी किया कि सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। पर्यावरण के जितने भी जैविक और अजैविक घटकों के इंटीग्रेशन से जो सिस्टम बनता है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। अब ये इकोसिस्टम टेंसले ने जो वर्ड दिया था उसको डिफाइन भी कर दिया। यहाँ पर इको जो वर्ड है वो एनवायरनमेंट को दर्शाता है और जो सिस्टम है वो इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरएक्टिंग कॉम्प्लेक्स को शो करता है। इस इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बेसिक यूनिट बनाता है इकोलॉजी की, और इसमें का जो स्ट्रक्चर होता है वो जैविक और अजैविक घटकों से बनती है और जो फंक्शन है उसमें एनर्जी फ्लो और मटेरियल साइकिल्स शामिल रहते हैं। अब इस इकोसिस्टम के टाइप्स कौन से होते हैं, तो इसे हमने दो टाइप्स में बांटा, एक तो नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को हम आगे फिर से हैबिटेट के बेस पे दो भागों में बांट देते हैं। यदि ये लैंड से रिलेटेड है तब हम इसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। और यदि ये वाटर से रिलेटेड हैं तब हम इसको फिर से एक्वेटिक इकोसिस्टम को दो भागों में बांटते हैं। यदि साल्ट नहीं घुले हुए हैं तो इसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं, और यदि वहाँ पर साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तब ये, जैसे कि समुद्र, महासागर, स्ट्रीज आदि, तब इसे हम मैराइन वाटर इकोसिस्टम कह देते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को भी फिर से आगे हम लोटिक एंड लेंटिक में बांटते हैं। वाटर रनिंग वाटर है या फिर वो स्टिल वाटर है, उसके बेसिस पे इसे लोटिक और लेंटिक में बांटा जा सकता है। तो ये तो थी इसकी फर्स्ट टाइप जिसे हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। सेकेंड टाइप कहलाती है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ये मैन मेड होते हैं, और जैसे जू, पार्क, एक्वेरियम, जो फील्ड्स हैं या क्रॉपलैंड्स हैं, सिटी हैं या विलेजेस हैं, ये सब एग्जाम्पल बनाते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। तो दो टाइप में हम इसे बांट सकते हैं, या दो काइंड के होते हैं इकोसिस्टम, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। फिर हमने बात की इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर की। तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में हम इसके दो मेजर घटक में से बांटते हैं, दो मेजर कंपोनेंट में से बांट देते हैं। एक तो कहलाता है अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा कहलाता है जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में हम शामिल करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और क्लाइमेटिक फैक्टर्स को। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस किसी भी दिए गए समय पर यदि हम इकोसिस्टम में अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात करते हैं तो उसे स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब जो मटेरियल साइकिल्स में शामिल होते हैं, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, अजैविक घटक का एक प्रकार बनाते हैं। दूसरा कहलाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कार्बनिक पदार्थ। तो इसमें हम प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट इनको शामिल करते हैं। और तीसरा क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, पीएच, ह्यूमिडिटी, विंड एट्सेट्रा, ये सब क्लाइमेटिक डिज़ाइन को दर्शाते हैं। तो ये तीनों मिलकर के किसी भी इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स को दर्शाते हैं। बायोटिक फैक्टर्स का निर्माण इसे भी हम आगे तीन भागों में बांट देते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो प्रोड्यूसर्स ये हमेशा ही ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस की एक्टिविटी के द्वारा सन की रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करके फूड का या केमिकल एनर्जी में इसको रूपांतरित करते हैं। ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। अब इन प्रोड्यूसर्स पर जो डिपेंड रहते हैं वो दूसरा घटक बनाते हैं, दूसरा स्टेप बनाते हैं, जिसे हम कंज्यूमर्स कहते हैं।
इस कंज्यूमर्स को आगे हम 2 टाइप में बाँट सकते हैं, या तो मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर, इस तरह भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। या हम सीधे-सीधे कंज्यूमर को डिवाइड करते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स में। हर्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो प्रोड्यूसर्स को खाने का काम करते हैं या उन पर डिपेंड रहते हैं। तो हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स एक ही बात है, कोई भी टर्मिनोलॉजी इन दोनों में से एक आप यूज़ कर सकते हो। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स पर जो डिपेंड रहते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहलाते हैं, यानी हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स। और जब इन कार्निवोर्स को खाने वाला अगला स्टेप आता है तब हम इसे टॉप कार्निवोर्स भी कह देते हैं। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो कंज्यूमर्स को हम बांट सकते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स, या फिर इसके पैरेलल हम ले सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। जैसे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स होते हैं वैसे ओमनिवोर्स भी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, जो प्लांट्स को भी खाने का काम करते हैं, साथ ही वो फ्लैश या एनिमल्स को भी खा सकते हैं। उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो बनता है अपघटकों से या डीकम्पोजर से। डीकम्पोजर ये सेप्रोट्रोप्स होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें सूक्ष्मजीवी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स आदि शामिल होते हैं। तो ये अपघटक जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ के बाद जो उनके रिमेन्स हैं, उनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़ करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं, और ये सरल पदार्थ फिर से मटेरियल साइकिल्स में शामिल होते हैं और इनको प्लांट्स या उत्पादक फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रकृति में ये चक्र चलता रहता है। तो ये आज हमने इकोसिस्टम की टाइप्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके अगले जो लेक्चर है उसमें हम स्टडी करेंगे कुछ कंसेप्ट हैं इकोसिस्टम के, उसके बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। दैट्स ऑल। थैंक यू।